आपने एमबीबीएस के लिए रशिया जाने का मन तो बना लिया है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वहाँ पे आपको किन-किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है? अगर नहीं सोचा है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको रशिया जाने के बाद कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जो कि इस बार रशिया में जाने का प्लान कर रहे हैं और हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है, मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। रशिया जाने के बाद जो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज। आप जब भारत से कहीं किसी देश में जाते हैं, तो आप जिस देश में जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग अपनी उस लैंग्वेज को बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी देश में पढ़ने के लिए गए, तो फिर वहाँ पे देखिए आपको सिर्फ़ कॉलेज में पढ़ना ही नहीं होता है, कॉलेज में पढ़ाई तो आपकी इंग्लिश मीडियम में हो जाती है। लेकिन जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान हैं, जैसे मान लीजिए आपको बाहर मार्केट में जाके कोई सामान खरीद के लाना है, दूध लाना है, चाय की पत्ती लानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो लोकल लैंग्वेज को सिखाने के लिए आपका जो एमबीबीएस कोर्स है, उसमें एक रशियन लैंग्वेज का कोर्स होगा, जिसमें आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। या फिर मान लीजिए आप अगर तब तक रशियन लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं, स्टार्टिंग में देखो सभी को दिक्कत होती है, तो उस केस में आप अपने पास गूगल ट्रांसलेटर रख सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से आप वहाँ पे किसी से भी बात कर सकते हैं और 1 डेढ़ साल में आपको रशियन लैंग्वेज अच्छे से आने भी लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलता है रशिया में या नहीं मिलता? देखिए, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि आप अगर बाहर से पढ़ के आते हैं, तो आपको क्लिनिकल नहीं मिलता है। मैं इस बात से थोड़ा-सा डिसएग्री करता हूँ। देखिए, क्लिनिकल जो है, क्लिनिकल डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में पॉपुलेशन कैसी है और आप जानते हैं, पूरे दुनिया में भारत और चाइना ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और अब तो भारत सबसे आगे निकल चुका है, आप सभी जानते हैं। लेकिन दुनिया के हर देश के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसकी पॉपुलेशन नहीं है। तो कुछ देशों में जिसमें पॉपुलेशन कम है, उस देश में क्योंकि नागरिक ही कम है, तो वहाँ पे आपको जो क्लिनिकल है वो इंडिया के कंपैरिज़न में कम देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्लिनिकल होता नहीं है, लोग वहाँ भी हैं, वहाँ पे भी लोग बीमार होते हैं। आप रशिया में जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उसमें ये ध्यान रखें कि वहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल हो। अगर आपके यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहाँ पे खाने की दिक्कत हो सकती है। अगर इंडियन मेस है, फिर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको ईज़िली इंडियन फूड मिलेगा और मैक्सिमम रशियन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन फूड के लिए इंडियन मेस अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बताने आया हूँ। देखिए, जैसे हम इंडिया में स्ट्रीट फूड के काफ़ी शौकीन होते हैं, हमें भारत में रोज़ शाम को बाहर जाके कुछ खाने का मन होता है, तो जो यहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड है, तो रशिया में आपको इंडियन स्ट्रीट फूड नहीं मिल पाएगा। जैसे आपको समोसे नहीं मिलते हैं, टिक्की नहीं मिलती है, तो जितना ये चाट का सामान है, वो आपको वापस से इंडिया आके ही खाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें रशिया में आपको नहीं मिल पाएँगी। एक जो आपको रशिया में डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ सकती है, वो वहाँ के टीचिंग पैटर्न को लेके है। देखिए, रशिया का टीचिंग पैटर्न इंडिया से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। इंडिया में आपको जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको एक-एक चैप्टर वाइज़ सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन रशिया का पैटर्न अलग है। रशिया में आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसको आपको खुद से स्टडी करना होता है और फिर उन स्टडी किए हुए टॉपिक्स पे अगर आपके कोई डाउट्स हैं, तो नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास होती है, उस क्लास में उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है और आपके जो डाउट्स हैं, आप वहाँ पे टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आपकी क्लासेस होती हैं, आपकी क्लासेस ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। तो एक ग्रुप में मैक्सिमम 12-14 बच्चे होते हैं। जैसे इंडिया में एक क्लास में लगभग 50-60 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, रशिया में ऐसा नहीं होता है। रशिया में एक बैच में 12-14 ही बच्चे होते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, तो टीचर्स एक-एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान रख पाते हैं और सारे बच्चों के अपने डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, जो कि इंडिया के और रशिया के स्टडी पैटर्न में डिफरेंस है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का कम पासिंग रेशियो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। जब भी आप अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज़ करें, तो ये मेक श्योर करें कि आप अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ताकि आपका जो एमसीआई पास करने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़ें। लेकिन इसकी एक स्टोरी और है। देखिए, 2018 के पहले जितने स्टूडेंट्स के एडमिशन अब्रॉड में होते थे, वो ज़रूरी नहीं है कि नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के होते थे। आपने अगर नीट क्वालिफाई किया है, तो आपका एडमिशन अब्रॉड में हो जाएगा, नहीं भी किया है, तब भी आपका एडमिशन अब्रॉड में हो जाता था। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई नहीं हो पाते थे, वो लोग भी एडमिशन लेते थे। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो लोग इंडिया आते थे, तो फिर उनसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में अपना जो
अपना जो एफएमजी का एग्ज़ाम है, वो उनसे क्वालीफ़ाई नहीं हो पाता था, इसलिए पासिंग रेशियो कम होता था। लेकिन अब जब से 2018 के बाद से सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाएगा, उसका नीट क्वालीफ़ाई होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इंडिया में उनको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये नियम है भारत सरकार का, क्योंकि अब जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो वही लोग विदेश जा रहे हैं जो कि नीट क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर रशिया में वेदर कैसा होता है? अगर मैं वेदर की बात करूँ तो देखिए रशिया में मोस्टली जो वेदर है वो कोल्ड ही होता है। आपने कहावत सुनी है कि जैसा देश वैसा भेष। वहाँ पे अगर कोल्ड वेदर है तो वहाँ पे फिर जो आपके पहनने के जैकेट्स हैं वो फिर उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। वहाँ के जो जैकेट्स होती है उसमें आपको ठंड नहीं लगती है, और जब आप हॉस्टल में रहते हैं या क्लासरूम में होते हैं वहाँ पे आपको जो हीटर्स की फैसिलिटी है वो ईज़िली अवेलेबल होती है। आपके पूरे हॉस्टल में आपको हीटर मिलेंगे, क्लासरूम्स में आपको हीटर मिलेंगे। आप वहाँ पे कहीं घूमने जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज़्ड हीटेड होता है। आप अगर खुले आसमान के नीचे हैं तब तो आपको देखिए ठंड का स्कोप है, लेकिन अगर आप अपने हॉस्टल में हैं, अपने रूम में हैं, अपने क्लासरूम में हैं, तो फिर आपको वहाँ पे ठंड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे आपके पास जो जैकेट्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उनमें ठंड आपको नहीं लगती है। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक आपको बताई वो सारी की सारी जेन्युइन हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम को मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके सामने छोटी हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप विदेश जाने के लिए किसी कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं, तो उस कंसल्टेंट को थोड़ा ध्यान से चूज़ कीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, आपका कंसल्टेंट अच्छा नहीं होता है। तो उस केस में बच्चों को जो दिक्कत परेशानी वहाँ पे आती है, उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिवर्सिटी चाहे 1% कम अच्छी चुन लो, लेकिन कंसल्टेंट अगर अच्छा चुनोगे तो बच्चे का करियर खराब नहीं होगा। अगर कंसल्टेंट खराब निकलता है, तो बच्चे का करियर भी खराब होता है और आपका पैसा भी बर्बाद जाता है। तो कभी भी अगर कंसल्टेंट चुनें, अच्छा कंसल्टेंट चुनें, सारी चीज़ें देख परख के उसको चुनें। अगर कंसल्टेंट अच्छा नहीं है तो एडमिशन उससे बिल्कुल मत लें। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपकी क्वेरीज़ के सही-सही आंसर्स नहीं करता है, उसके थ्रू एडमिशन बिल्कुल ना लें। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि रशिया में जाने के बाद आपको किन-किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जिस बार रशिया में जाने का प्लान कर रहे हैं। और हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।